तो पहले समाचार में हम 8th पे कमीशन या फिर 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करेंगे। समझेंगे 8वां वेतन आयोग क्या है, क्यों बनाया गया है, सारी चीजें। बट उसके पहले हम लोग न्यूज देखते हैं कि आखिर क्यों हमको 8th पे कमीशन के बारे में बात करनी है। तो समाचार यह है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 8वें पे कमीशन का अपॉइंटमेंट। एंड इस पर्टिकुलर अप्रूवल के साथ ही काफी लंबे वक्त से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की डिमांड थी कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, उस डिमांड को एक तरीके से मान लिया गया है। अब ये 8वां पे कमीशन अपॉइंट होगा एंड फिर ये रिकमेंडेशंस देगा और इसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे फिर केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाहों को बढ़ाया जाएगा। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, इससे 3 लोगों को फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो जो लगभग 50 लाख के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनको फायदा होगा। 65 लाख के करीब जो पेंशनर्स हैं, जो कभी एम्प्लॉय हुआ करते थे बट अब रिटायर हैं और पेंशन पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको फायदा होगा। और तीसरा, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आने वाली जितनी भी आपकी ट्रेड यूनियंस हैं, जो वर्कर्स के आपके यूनियंस बने हुए हैं, इनको भी इस चीज का फायदा होने वाला है। तो ये तो अपना समाचार हो गया कि 8th पे कमीशन का अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा अप्रूव हो गया है और अब इसके आगे की कार्यवाही वगैरह जो है जारी चलेगी एंड फाइनली 1 आध साल के अंदर इसकी मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की तनख्वाह बढ़ जाएगी। अब यहां से सवाल उठता है कि ये पे कमीशन होता क्या है, इसको अपॉइंट क्यों किया जाता है और इसी की मदद से केंद्रीय सरकार जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों को क्यों बढ़ाया जा रहा है। सरकार खुद भी तो डायरेक्टली एक ऑर्डर इशू कर सकती थी कि भाई या आज से या कल से या फिर एक पर्टिकुलर डेट से आपकी जो तनख्वाह है वो 100 रुपए की जगह 150 रुपए या 150 रुपए की जगह 200 रुपए हो जाएगी। ये पे कमीशन आखिर अपॉइंट क्यों करवाया जा रहा है और इसकी मदद से ही जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें क्यों बढ़ाई जा रही है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये पे कमीशन अपॉइंट करने का कंसेप्ट क्या है। देखते हैं सर। तो कहानी यह है कि केंद्रीय कर्मचारी जो हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप बी सर्विसेज, ग्रुप सी सर्विसेज और ग्रुप डी सर्विसेज। ग्रुप ए सर्विसेज वो सारी सर्विसेज होती हैं जिसके एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, वो सारी की सारी जो सर्विसेज हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो गए और इस तरीके के दूसरे एग्जाम्स, तो इन यूपीएससी के थ्रू बेसिकली जिन सारी सर्विसेज के अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट होते हैं वो ग्रुप ए सर्विसेज में आते हैं। उसके बाद में आती है ग्रुप बी सर्विसेज। ग्रुप बी के जो एग्जामिनेशन हैं वो जनरली एसएससी के द्वारा करवाए जाते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होते हैं वो जो भी अपना डिपार्टमेंट है वो खुद करवाता है। रेलवे अपने खुद के पेपर ले लेता है, बीएसएनएल ने अपने खुद का पेपर कंडक्ट कर लिया, इस तरीके से। तो ये जो 4 कैटेगरी आपकी बनी हुई है सर्विसेज की, हर एक के अब अपने अलग अलग पे बैंड बने हुए हैं, इसको समझता है। जैसे कि ग्रुप ए सर्विसेज, अब ग्रुप ए सर्विसेज में जब कोई आदमी अपॉइंट होता है तो एक पर्टिकुलर पे बैंड में या फिर एक पे स्केल में उसका अपॉइंटमेंट होगा। उस पे बैंड या उस पे स्केल में एक तो उसकी कुछ बेसिक आपकी तनख्वाह होगी, उस बेसिक तनख्वाह में फिर उसको कुछ हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, उसमें फिर कुछ टीएडी ऐड होगा और इस तरीके से उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है इन हैंड कुछ सैलरी बनेगी। अपन उसको मान लेते हैं लेट से एक्स रुपीस जो है उसकी इन हैंड सैलरी बनेगी। अब हर साल जैसे जैसे वो अपनी नौकरी करता चला जाएगा तो उसमें हर एक साल पे कुछ परसेंटेज जो है एड अप होता चला जाएगा, जिसको हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं, और इस तरीके से उसकी तनख्वाह थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी उसकी तनख्वाह जो है बढ़ती रहेगी। अब इस व्यक्ति का जैसे ही प्रमोशन होगा और ये एक पे स्केल से दूसरे पे स्केल में आएगा तो उसकी तनख्वाह में जो है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल आपको जो है इंक्रीज दिखेगा। अभी तक इसको एक्स रुपीस प्लस जो भी इसका सर्टेन जो इंक्रीमेंट होता जा रहा है वो मिलता जा रहा था। अब इसी चीज में कुछ एक सर्टेन अमाउंट और ऐड हो जाएगा, लेट्स से कि इसको अपन लोगों ने वाई बोल दिया, और इसके बाद में इसको थोड़ा बढ़ी हुई सैलरी जो है वो मिलने लगेगी, एक सर्टेन अमाउंट जो है वो इसको मिलने लगेगा। इस तरीके से इसका काम चलता है। मगर पॉइंट ये है कि ये जो बढ़ी हुई तनख्वाह मिल रही है ये बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नहीं रहती। मतलब आपको 100 की जगह 110 रुपए मिलने लगे, 110 की जगह 120 रुपए मिलने लगे, इस तरीके से। बट पॉइंट ये है कि ये जो इंक्रीमेंट है तो ये बहुत ज्यादा होता नहीं है। ये जो अमाउंट है, प्रमोशन पे भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं बढ़ता, और इंक्रीमेंट जो साल के साल मिल रहा है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें जो है इंक्रीज आता है बट बहुत ज्यादा नहीं होता। एंड एक लंबे टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें, जैसे कि लेट्स से एक आदमी ने 100 रुपए पे अपनी जो है नौकरी शुरू करी थी और 10 साल नौकरी उसने करी है, इस बीच में उसके इंक्रीमेंट लगते रहे प्लस उसका एक प्रमोशन हो गया, और अब अपन मान लेते हैं कि उसको लेट्स से 160 रुपए मिल रहे हैं 10 साल नौकरी करने के बाद। अब लेट्स से वो 160 रुपए पर है, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा जो हम नहीं कह सकते कि इसकी तनख्वाह में जो है इजाफा हुआ। बट इन 10 सालों में, इन 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच में आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, बच्चों की फीस बढ़ गई है, उसके खर्चे बढ़ गए हैं, जैसे जैसे आपका अलग अलग चीजें आती चली जा रही हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड में उन चीजों को आप जो है यूज भी करने लगते हो, जैसे जैसे आपकी थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ती है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो कुल मिलाकर जिस रेट पर चीजों के दाम बढ़े हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, उस रेट पर हमको दिखता है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जो है वो जनरली नहीं बढ़ती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम, वक्त वक्त पर केंद्रीय सरकार क्या करती है, एक पे कमीशन अपॉइंट करती है। अब ये पे कमीशन वाले ये करते हैं कि पूरा जो, और जनरली ये पे कमीशन 10-10 साल में अपॉइंट होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 10 साल में जो है इतना इन्फ्लेशन आ जाता है या इतना जो है चेंजेस आ जाते हैं आपके लिविंग स्टैंडर्ड में और चीजों के दाम में, कि वहां पे जरूरी हो जाता है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जो है उसको रिवाइज किया जाए उस पे कमीशन, उस जो भी इन्फ्लेशन या फिर जो इंक्रीज आया है लिविंग स्टैंडर्ड में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब सरकार ये करती है कि फिर पे कमीशन अपॉइंट करती है। पे कमीशन अपॉइंट करने के बाद में इस पे कमीशन को बोला जाता है, सबसे पहले तो यार आप ये देखो कि इन जो 10 साल हैं इसमें इन्फ्लेशन का की क्या स्थिति है। मतलब अगर आज कोई चीज जो है लेट्स से 100 रुपए की मिल रही है तो 10 साल पहले कितने रुपए की मिला करती थी,
कितने परसेंट का जो है इन्फ्लेशन आया है, जीने के लिए जो भी आपकी बेसिक जरूरत की चीजें हैं उसमें कितना ज्यादा जो है फर्क आ गया है। पहले तो आप ये चीज देख लो, इन्फ्लेशन में जो है इसमें कितना इंप्रूवमेंट, कितना इन्फ्लेशन जो है कितना ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा आप ये देखो कि किस रेट पर जो है हमको, या फिर दूसरा आप ये डिसाइड करो कि इस इन्फ्लेशन को मैच करते हुए अब किस रेट पर जो है हमको सैलरी बढ़ानी चाहिए, सैलरी हमको किस रेट पे बढ़ानी चाहिए। तीसरी चीज, अब ये जो बढ़ी हुई सैलरी है इसको हम लोग किस तरीके से अफोर्ड करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके सरकारी खजाने में 1000 रुपए आ रहे हो और आपने तनख्वाह बढ़ा दी इतना कि आपको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, 9,000 रुपए का आपके पास में कोई हिसाब किताब भी नहीं है, इंतजाम भी नहीं। तो तीसरी चीज इनसे यह बोला जाता है कि उसको हम लोग आखिर किस तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे, सरकार जो है आखिर उस तनख्वाह को, जो बढ़ी हुई तनख्वाहें देगी उसको किस तरीके से अफोर्ड कर सकेगी, ये भी सारा प्लान वगैरह जो है आपको हमको बनाकर देना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद में फिर जो भी आपकी ग्रुप ऑफ सर्विसेज है, ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इनकी तनख्वाहों को कितना बढ़ाना है और इनका फिर इंक्रीमेंट कितना बढ़ाना है, टीए डीए कितना बढ़ाना है, एचआरए कितना बढ़ाना है, प्रमोशन होने के बाद में फिर आपको फर्दर कितना क्या पैसा देना है, ये सारी चीजें आप ये सब कुछ एकदम डिटेल में स्टडी कर हमको दो और उसके बाद में फिर हम जो है उसके ऊपर काम करेंगे। तो इस तरीके से जो पे कमीशन बनाई जाती है फिर ये सारी चीजों को स्टडी करती हैं और इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद में ये फिर अपना रिकमेंडेशन सरकार को देती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इनके सारे रिकमेंडेशन सरकार को मानने ही पड़ेंगे, सरकार बाध्य है हमको मानने के लिए, ऐसा नहीं है। सरकार चाहे तो इनके रिकमेंडेशन को माने, चाहे तो ना माने, या फिर इनके रिकमेंडेशन जो भी इन्होंने करे हैं उसको पढ़ के उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह कर दे, अपनी तरफ से कुछ एडिशन वगैरह कर दे। सरकार इसके लिए भी जो है पूरी तरीके से ओपन है। ऐसा नहीं है कि पे कमीशन अपॉइंट कर दिया तो उसकी सारी बातें इनके ऊपर एकदम पत्थर की लकीर हो जाएंगी। तो ये हो गया, इस तरीके से पे कमीशन अपॉइंट होता है हर 10-10 साल में जनरली। अब ऐसा भी नहीं है कि ये भी पत्थर की लकीर हो कि 10 साल में पे कमीशन अपॉइंट करना ही है, मगर एक कन्वेंशन है कि 10 साल में आपको जनरली पे कमीशन अपॉइंट करना है, 10 एक साल में, क्योंकि इतना फर्क आ जाता है कि तनख्वाह रिवाइज करनी पड़ती है और अकॉर्डिंगली फिर आप उसके जो भी रिकमेंडेशंस आते हैं तो उस पर काम करते हैं। तो ये तो हो गया पे कमीशन का लॉजिक कि पे कमीशन होता क्या है। तो पे कमीशन बेसिकली कुछ लोगों की आप कह सकते हैं टीम है जिनको ये बोला जाता है कि 10 एक साल में या जितना भी टाइम पीरियड के बाद पे कमीशन अपॉइंट हुआ है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, लिविंग स्टैंडर्ड कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है और उस प्रोपोर्शन में किस रेट में हमको तनख्वाहें बढ़ाई जानी चाहिए ये बताओ। दूसरा, इसको हम लोग सस्टेन कैसे कर सकेंगे ये बताओ, और कैसे वो सारा खर्चा सरकार वहन कर सकेगी, ये सारी चीजें बताओ, उसके बेसिस पर रिकमेंडेशन दो। ये सारा काम करने वाला जो ग्रुप है वो पे कमीशन कहलाता है। पे कमीशन की रिकमेंडेशन सरकार के ऊपर बाध्य नहीं होती, सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना माने। जनरली 10 एक साल में जो है पे कमीशन आपका अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग पे कमीशन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग पे कमीशन होते हैं। तो ये हो गई आपकी पे कमीशन की बात। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से डिमांड कर रहे थे कि भैया तनख्वाहें बढ़ा दो, उसके लिए अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से कुछ भी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकती, उसको बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसको देखने के लिए फिर उन सारी चीजों को कंसिडरेशन के लिए पे कमीशन अपॉइंट किया जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 8वां पे कमीशन अपॉइंट किया गया। मतलब ये कि आजादी के बाद से 7 बार इसके पहले केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए पे कमीशंस बनाए जा चुके हैं और ये 8वीं बार ऐसा हो रहा है कि पे कमीशन बनाया जा रहा है। चलो आगे। The commission will be of 3 members. Usually a retired Supreme Court judge heads the commission. Once its recommendations are accepted and implemented, it will become the basis of wage settlement in PSUs and similar pay revision exercises in states. तो जनरली ये जो पे कमीशन बनाए जाते हैं इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, या फिर ये वाला जो पे कमीशन अपॉइंट हो रहा है इसमें 3 मेंबर्स को रखा गया है। और फिर ये भी एक प्रथा है, जनरली ऐसा होता है यूजुअली कि पे कमीशन का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है। क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लग सकते हैं कि भाई आप बायस हो, सरकार के ऊपर ज्यादा खर्चा ना है इसलिए आपने कम तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ये सारी बातें भी हो सकती हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जनरली जो पे कमीशन बनाई जाती है, एक तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पे कमीशन में 3 ही लोग अपॉइंट करने हो, ये वाले जो अपॉइंट हो रही है पे कमीशन इसमें 3 लोग होंगे जनरली, मगर एक प्रोसीजर है कि 3 ही लोग अपॉइंट किए जाते हैं, बट ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सेम वे जनरली एक प्रथा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पे कमीशन का हेड बनाया जाता है, बट ये भी फिर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज को ही हेड बनाओ, रिटायर्ड जज को ही जो है आप हेड बनाओगे और उसके अलावा किसी और को नहीं बना सकते, मगर ये प्रथाएं हैं, चली आ रही हैं, तो सरकार इनका पालन करती है। अब ये जो पे कमीशन है बैठेगी, इत्मीनान से पूरा स्टडी करेगी और उसके बाद फिर सरकार को रिकमेंडेशन देगी कि भैया ग्रुप ए की तनख्वाह इतनी बढ़ाई जाए, ग्रुप बी की इतनी बढ़ाई जाए, ग्रुप सी की इतनी बढ़ाई जाए, ग्रुप डी की इतनी बढ़ाई जाए, वगैरह वगैरह। अब इनके जो रिकमेंडेशंस हैं सरकार जब उनको एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे तो जज का दस एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो उसमें मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करे, या जैसे भी इनको एक्सेप्ट करना है, एक बार जब सरकार इनके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करने के बाद में फिर जब उनको इंप्लीमेंट करवाया जाता है, तब उसके बेसिस पर फिर जो है आपके केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाती है, जो रिटायर्ड आपके कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बढ़ जाती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितनी भी हैं उसमें फिर जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वेजेस जो होती हैं, उनकी जो आपकी सैलरी आप देते हो या जो भी उनको पैसा दिया जाता है पर डे के बेसिस पर वीक के बेसिस पर, वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और एक बार जब ये दिख जाता है कि यार 10 सालों में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, लिविंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह जो है इतनी इतनी बढ़ाई है, तो उसी प्रपोर्शन में फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले भी डिमांड करने लगते हैं कि हमारी भी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। तो जिस रेट पे या जिस प्रपोर्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स के जो आपकी सरकारें होती हैं वो भी अपने यहाँ पे कमीशन अपॉइंट कर उसी प्रपोर्शन में जो है अपने कर्मचारियों की तनख्वाहों को भी जो है इंक्रीज करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 10 का 10 उतना इंक्रीमेंट दे दें जितना सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने दिया, मगर जनरली होता यही है, प्रथा यही चली आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस रेट पर जिस प्रपोर्शन में अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह को बढ़ाया है, उसी प्रपोर्शन में आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने आप पे कमीशन अपॉइंट करवाकर इसी तरीके की वेज या फिर सैलरी रिवीजन की एक्सरसाइजेस वगैरह को कंडक्ट करवाती हैं। चल
दिस विल प्रूव अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके हाथ में जो तनख्वाह आ रही है एकदम से जब वो बढ़कर आना शुरू होती है तो इससे कई सारी चीजें होती हैं। एक तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं एक केंद्रीय कर्मचारी हूं और अभी तक मुझे 100 रुपए तनख्वाह मिल रही थी। अब ये जो 8वां पे कमीशन लागू हो गया और उसके बाद में मेरी तनख्वाह एकदम से बढ़ाकर इन्होंने 170 रुपए कर दिए। तो कल तक मेरे पास में 100 रुपए आ रहे थे और अब एकदम से मेरे हाथ में 170 रुपए आने लगे। तो मेरे पास अब खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है। आदमी के पास जब खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है तो वो दो कामों में से कोई एक काम करता है, या तो उस पैसे को उठा के बैंक में जमा कर देता है, या तो उस पैसे को उठा के बैंक में जमा कर देता है, या फिर उसको खर्च करता है, या फिर उस पैसे को स्पेंड करता है, उसको खर्च करता है। अब क्योंकि मेरे पास में पैसा ज्यादा आ गया है, 100 रुपए जहां मेरे को पहले मिल रहे थे उसकी जगह 8वां पे कमीशन लागू हो गया और उसके बाद मेरे को 170 रुपए मिलने लगे। अब अगर ये पैसा मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में जमा कर दिया इसका मतलब आपकी जो फॉर्मल इकोनॉमी है, फॉर्मल इकोनॉमी में पैसा चला जाएगा। बैंकों में पैसा गया इसका मतलब बैंक फिर उसको लोन में आगे चला सकते हैं, लोन में ज्यादा देने के लिए उनके पास में पैसा आ जाएगा और फिर वो ज्यादा लोन देंगे तो फिर उस लोन की मदद से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी से फिर रोजगार का निर्माण होगा और देश की तरक्की होगी। अगर मैंने पैसा बैंक में जमा कर दिया, अगर मैं उसको खर्च करूंगा, कंजम्पशन करूंगा, तो भी बेसिकली वो इकोनॉमी में ही आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो पैसा उसमें जाके लग रहा है। अगर मैंने किसी दुकानदार को पैसा दिया और उससे कुछ खरीद लिया तो दो चीजें होंगी, एक तो मैंने कुछ प्रोडक्ट लिया है, लेट्स से जिंदगी में कभी मैं एक आध बार जो है, कभी साल में एक आध बार कोल्ड ड्रिंक पिया करता था, अब मैं महीने में एक बार कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, तो इससे तो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले की जो खपत है वो बढ़ेगी। अगर हम एक जनरल बात मान लें कि अगर इस तरीके से आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं लगभग सारे लोगों को जिनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले की जो है डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा इसका मतलब जो रॉ मटेरियल ले रहा था लोगों से उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए ज्यादा लेबर्स उसको रखना पड़ेंगे अपने यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में, तो इससे लोगों के पास जो है ज्यादा इंप्लॉयमेंट के ऑप्शंस आएंगे। जो दुकान वाला है उसका सामान ज्यादा बिकेगा तो उसको ज्यादा मार्जिन मिलेगा, जो भी सामान वो बेच रहा है तो उसके हाथ में पैसा आने लगेगा। तो इस तरीके से पॉइंट यह है कि अगर पैसा बैंक में नहीं गया तो भी आपकी इकोनॉमी में खर्च होगा, और इकोनॉमी में खर्च होगा तो आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में और बाकी जो आपके तबके हैं समाज के, जो सरकारी नौकरी में नहीं भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में है या फिर अपना खुद का भी कामकाज करते हैं, उनको भी जो है ग्रो करने का मौका आगे मिलेगा। तो इसी के चलते दो तीन चीजें एक साथ होंगी। एक तो आपके देश में जो इकोनॉमी है उसमें कंजम्पशन बढ़ेगा, वही बात की जो आदमी पहले तनख्वाह कम होने के चलते साल में एक आध कोल्ड ड्रिंक पिया करता था वो हर महीने में या हर 15 दिन में कोल्ड ड्रिंक घटक रहा है, तो एक तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के चलते इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, साथ ही साथ अब जो आदमी ये सारी चीजें खर्च करने की स्थिति में आ गया है उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा। आपके बच्चे जो है वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना शुरू करेगा, इससे आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इंप्रूव होने लगेगा। और वो जो पहले खर्चे नहीं कर रहा था अपनी हेल्थ के ऊपर, अगर वो खर्चा नहीं कर रहा था, अवॉइड कर रहा था उस चीज को, या किसी तरीके से लेट्स से मीडियोकर किस्म की जो है लिविंग स्टैंडर्ड को जी रहा था, अगर वो उसको अपग्रेड करेगा तो उससे उसकी भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होगी, उसकी जो फैमिली है उसके ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इसका जो फायदा है वो बहुत आपके मल्टी डायमेंशनल फायदे हमको देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, आदमी खुश रहता है, घर परिवार वाले खुश रहते हैं, कंजम्पशन ग्रो करता है, कंजम्पशन ग्रो करने के साथ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ में जॉब क्रिएशन होता है और भी बहुत सारी चीजें जो हैं एक तरीके से आपके एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाने के चलते होता है, और इसका फायदा फॉर्मल इनफॉर्मल हर सेक्टर में हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये तो हो गया आपका ये पे कमीशन के बारे में। 8 पे कमीशन को लागू कर दिया गया है। एंड पे कमीशन क्यों लागू किया जाता है, पे कमीशन के बाद जब तनख्वाहें बढ़ती हैं तो उसका फिर पूरे की पूरी इकोनॉमी के ऊपर या अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब क्योंकि 8 पे कमीशन एक करंट अफेयर का मुद्दा बन गया है तो यहां से एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर अपने को यह भी पता होना चाहिए कि 7वां पे कमीशन जो है कब आया था और 7वें पे कमीशन की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि 7 पे कमीशन 2014 में अपॉइंट हुआ था, तो एंड सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन इन 2016। तो 2014 में 7वां पे कमीशन लगा और 2016 में इसने अपनी सारी की सारी रिकमेंडेशंस को रिकमेंडेशंस जो है सबमिट कर दी। 2016 में ये रिकमेंडेशंस लागू कर दी गई। इन रिकमेंडेशंस के लागू करने के चलते केंद्रीय कर्मचारियों की जो तनख्वाहें बढ़ी थी उसके चलते सरकार के खजाने के ऊपर लगभग 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार आया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। तनख्वाहें जब बढ़ती हैं तो फिर उसका सरकार के ऊपर उस सरकार के खजाने के ऊपर बहुत तगड़ा खर्चा आता है। 2014 में 7वां पे कमीशन लागू हुआ, 2016 में उसकी रिकमेंडेशन 2014 में अपॉइंट हुआ, 2016 में उसकी रिकमेंडेशन लागू हो गई। 2016 में रिकमेंडेशन लागू होते ही सरकार के खजाने के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आया था। अब ये 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था कहां से की जाएगी, सरकार इसको फिर कैसे मेंटेन करेगी, उसका भी पूरा अध्ययन इस पे कमीशन ने किया था। उन्होंने बताया था कि आप ये सारी चीजें करिए तो इससे आपके पास में 1 लाख करोड़ रुपया आ जाएगा हर महीने के महीने, ताकि आप ये जो तनख्वाहें हैं, बढ़ी हुई तनख्वाहें जो है दे सको। तो ये सारी चीजें जो है करी गई थी कायदे से। अब आपका जो अगला पे कमीशन था वो 2025-26 के आसपास में आना चाहिए था। 2016 में क्योंकि ये पे कमीशन लागू हुआ था तो कायदा यह है कि 2026 में अगला पे कमीशन अपॉइंट होना था, बट मोदी गवर्नमेंट ने उसके 1 साल पहले इसको अपॉइंट कर दिया है। एंड मे बी इस साल के अंत तक या अगले साल अगर इन्होंने रिपोर्ट दे दी तो हाई चांसेस हैं कि या तो अगले साल
के शुरुआती वक्त में, या यूं कहना चाहिए कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें जो है आपका 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। चलें, तो ये हो गई ये वाली न्यूज। अब इसमें से अपने को जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखनी है कि 7वां पे कमीशन कब लागू हुआ था, रिकमेंडेशंस के कब लागू हुए थे। 8वां पे कमीशन जो है अभी बनाया गया है, एंड इसका जनरली जो है इसमें 3 मेंबर रहते हैं, एंड जनरली इसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इसको हेड करता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बनाए जा सकते हैं कि हर बार जो है पे कमीशन 10 साल में ही बनेगा, बनाना ही पड़ेगा आपको, यही नियम है, सच है या गलत है, इस तरीके के स्टेटमेंट, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसी को आप अपॉइंट कर सकते हो पे कमीशन का अध्यक्ष, ये सच है या गलत है। तो ट्रू एंड फॉल्स के इस तरीके के क्वेश्चंस में अपने को सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, ये अपने काम आएंगे। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, इससे ज्यादा यहां से और कुछ काम का नहीं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।